और राइटिंग कल्चर एंड सिटी लाइफ से रिलेटेड जो 11th क्लास का 23 एंड 24 के हिसाब से पहला चैप्टर है। पहला पार्ट ज़रूर वॉच आउट करिएगा क्योंकि सेकंड पार्ट आपको जब ही समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। आइए बात करते हैं अब हम लोग पूरे के पूरे मेसोपोटामिया की जोग्राफिकल रीजन के बारे में। अगर आप अच्छी तरीके से मैप में नज़र दौड़ाएंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे, अपनी नज़रें दौड़ाएंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर उन्हीं शहरों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं डेवलप सिटी थी। और पूरे के पूरे मेसोपोटामिया के अंदर यही जो राज्य थे, यही जो प्लेसेस थी, 4 सिविलाइजेशन के बीच से होती हुई गुजरी थी और समय के साथ साथ वो और डेवलप होती चली गई थी, जिसमें से एक है उर, दूसरा उरुक और तीसरा मारी। एंड देन बेबीलोन। बेबीलोन भी एक अच्छा शहर जाना माना था जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे उभरी थी। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो दो नदियां यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई हुई है। ये फरात है, ये दजला है। सीरिया कंट्री इसके पास है, लेबनान इसके पास है, ईरान, ईरा और इराक ये पूरा स्पेस है। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो अगर इसका जोग्राफिकल रीजन हम देखें तो ये ज़मीन के माध्यम से भी सिंध नदी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास आके व्यापार कर सकते थे। और अगर पानी के माध्यम से देखें तो पानी के माध्यम से भी ये लोग व्यापार किया करते थे। और यहाँ से हमें एक नहीं कई अनगिनत प्रूफ मिले हैं कि ऑफ कोर्स ये लोग व्यापार किया करते होंगे। अब दोस्तों क्योंकि ये सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी है तो सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एटमॉस्फेयर या कैसा कैसा इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलता होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं हम लोग उत्तरी पूर्वी पार्ट। इसमें ग्रीन ट्री कवर्ड माउंटेन रेंज विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स वेयर एग्रीकल्चर बिगिन 7000 एंड 6000 BCE। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सिविलाइजेशन बसी भी नहीं थी तो उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट की ऐसी हो चुकी थी कि जहाँ पे ठीक ठाक रेनफॉल होता था और जंगली पेड़ पौधे फूल वूल जो थे वो उगना चालू हो गए थे। तो फॉरेस्ट कवर प्लेस था वो पूरी तरीके से। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ की बात करें जो हमें मैप में दिखाई देगी, ये नॉर्थ की बात, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि नदियों के ऊपरी वाले हिस्से पे ये पूरा का पूरा अप होल्ड लैंड है जिसे हम स्टेपी मैदान बोलते हैं। याद रखना, घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे घास के मैदान जहाँ पर खेती संभव नहीं है। खेती से बेहतर है कि यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर ना करते हुए एनिमल हर्डिंग करें, यानी कि जानवरों को पाले। तो खेती के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन नहीं था नॉर्थ की प्लेस पे, क्योंकि वहाँ से नदियाँ बहती हुई आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ हमारे भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर एग्रीकल्चर के लिए बेटर ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं। जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न प्लेस है, अब होल्ड लैंड है और ऑफ कोर्स वहाँ पे खेती जो है सही तरीके से संभव नहीं है। ठंडा प्लेस है, माउंटेनियर इलाका है, इसी वजह से। हाँ, ऐसा नहीं कि खेती होती नहीं है, खेती ना के बराबर नहीं, खेती होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे होना चाहिए। सेम ऐसा ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी था कि ये जो सभ्यता थी ना, इस पे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है सही तरीके से इधर नहीं होता था। यहाँ सिर्फ स्टेपी मैदान थे, एनिमल बसते थे, एनिमल के चरने के लिए अच्छी जगह थी। जब भी यहाँ पे मारी जो है, मारी शहर जो है वो नॉर्थ की साइड में ही जाके बसा था। दूसरी बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में अगर हम देखें तो वैसे तो नदियां हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नदियां ट्रिब्यूटरीज हमें दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर मैं कह सकता हूँ जो कम्युनिकेशन और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को लाना ले जाना, इसकी जो हेल्प करता है ना, ये काफ़ी बेटर करता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये काफ़ी बेटर है हमारे लिए कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब भी किसी सामान को लाना ले जाना होता है हमें, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से इसे कर पाते हैं। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, साउथ की, तो देखो साउथ में ना ये सारा का सारा पोर्शन आ जाता है।
ये सारा का सारा पोर्शन साउथ में आ जाता है। साउथ में ज़्यादातर प्लेस मरुस्थली है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर प्लेस डेजर्ट वाला है। और डेजर्ट वाली जगहों पर ऐसा कहा जाता था कि सबसे पहले राइटिंग कल्चर जो थी आई थी, यानी कि जो लेखन शैली है उसका उदय इस मरुस्थली स्थानों पे होना चालू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यही सबसे ज़्यादा ट्रेड होता होगा। कारण ये, क्योंकि अगर हम मेन नदियों को देखें तो नदियाँ नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ ही आती है। तो जब ये नदियाँ अपने साथ आ रही थी तो अपने साथ नदियाँ जो है वो काफ़ी कुछ मड्स लेके आती है, काफ़ी कुछ फ्लड लेके आती है, काफ़ी कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें लेके आती हैं जो फर्टिलाइज रूप में ये लोग हड़प्पा वासी इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि साउथ की साइड में आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर पानी का एंडिंग पार्ट आ रहा हो और जहाँ पे पानी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हो तो ऑफ कोर्स वो जगह फर्टिलाइज होनी ही होनी है। इसी वजह से यहाँ पे दो शहर बसे, वो है उर और उरुक। कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है और यहीं पे सबसे पहले जो डेवलप्ड प्लेस है वो क्यों हो रही है। कारण सिंपल सा है भाई, सिंपल सा कारण यही है कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा तो शहर और डेवलप होने चालू हो जाएंगे और यहीं पे ट्रेड होना चालू हो जाएगा। तो नॉर्मल है, आपने समझना जो है। दूसरा, कुछ हिस्सा मरुस्थली था यानी कि रेगिस्तान वाली जगह थी और यहीं पे सबसे पहले जो है आपका क्या कहते हैं लेखन कला जो है चालू हुई। अच्छा, अब ऐसा ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि सब जगह एग्रीकल्चर नहीं हो सकता और मेसोपोटामिया के लोग गॉड्स, शीप और ये स्टेपी मैदान पे चराने के लिए लाते थे, और अगर हम उसी साउथ की पार्ट की बात करें, मतलब नॉर्थ की बात की पार्ट करें, तो यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन मीट है, मिल्क है और उसके बाद ऊन है, उनसे भी तो बिज़नेस कर सकते थे ये लोग। तो ऑफ कोर्स इनसे ये लोग बिज़नेस करते थे। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, नॉर्थ की साइड से साउथ की साइड में आना पड़ता था। कारण यही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा मीट, मिल्क और वुलन है जो ऑफ कोर्स इन लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। इन लोगों को तो ज़रूरत पड़ ही रही है ना यहाँ के लोगों को, तो ये लोग यहाँ पे आ जाते होंगे। इस तरीके से काम चलता रहता होगा और काम चलते चलते ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये चीज़ अगर यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खेती नहीं होती थी। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं जैसे बार्ले हो गया एंड डेट्स हो गया, इसको ये लोग खाया करते थे और ऑफ कोर्स इसी से ही अपना जीवन यापन नॉर्थ की साइड के लोग किया करते थे। लेकिन अगर हम लोग साउथ की साइड में देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ की साइड में हमारे पास खेती भी थी और पानी भी अवेलेबल था, तो लोगों को फ़िश या लोगों को क्या कहते हैं थोड़ा बहुत फ्रूट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती होंगी और यहाँ के लोगों का भी काम चल जाता होगा। अब क्योंकि ट्रेड हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप सोचिए कि पहले एक सभ्यता अपने आसपास के इलाकों को डेवलप कर लेगी। जब ये अपने आसपास के इलाकों को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर शहरीकरण होना चालू हो जाएगा। और शहरीकरण का मतलब यही होता है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चालू हो जाए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों साइड हो रही है, नॉर्थ की साइड में मरी है, साउथ की साइड में उर है। और आप देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ये लोग सर्विस जैसी चीज़ें जो है वो दे रहे हैं। सर्विस कैसी, अगर आप देखो तो एक शहर से दूसरे शहर पे सामान लाना ले जाना, ये भी एक तरीके की सर्विस है। आप देखेंगे कि इनकी कब्रों के अंदर हमें ऐसे सबूत मिले, ऐसे मटके, मालाएं, मनके मिले, जिससे हमने ये डिफरेंट अंदाज़ा लगाया कि जो सामान इनके पास नहीं होता था वो सामान कहीं ना कहीं ये बाहर के हिस्सों से ख़रीद के ले आते थे और वो भी एक सर्विस के नाम पे हो गया। जैसे ब्रॉन टूल्स, कलर्ड स्टोन और उसके बाद मोहरे, जो ऑफ कोर्स इनको रिक्वायर होती थी अपना पूरा का पूरा समाज चलाने के लिए। अब हमें बहुत सारे ऐसे मेटल्स मिले जिन पे हमने कॉपर और ब्रॉन्ज़ के सबूत देखे। इससे हमें ये समझ में आया कि हाँ, ये लोग ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे और इनको टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी कि उस टाइम पीरियड पे ये टूल्स अगर बना रहे हैं तो ब्रॉन्ज़ का और कॉपर का बना दे रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब सामान हर जगह अवेलेबल नहीं होता था, तो इसके लिए इन्हें फ्यूल, वेरियस स्टोन, वुड, ये सारी चीज़ें
उन शहरों से लानी पड़ती होगी जिन शहरों में अवेलेबल होता होगा, और इनका फिर एक सेंटर होता होगा जहाँ पे सारे सामान को बनाते होंगे, और बनाने के बाद ये मेन शहरों के अंदर उरुक और ऐसे मारी जैसे प्लेसेस है, ये उन राज्यों में या उन जगहों पे बेच दिया करते होंगे। बेचने का फ़ायदा सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि बेचने से इनको यही फ़ायदा होगा कि इनको बिज़नेस मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह बेच रहे हैं दोस्तों, इनके पास नदियाँ थी, तो नदियाँ जो थी इनको कहीं ना कहीं डिलीवरी में करने में मदद करती होंगी, क्योंकि गांव तक सामान पहुंचाने के लिए इन्होंने इसका सहारा लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने होम डिलीवरी जैसी चीज़ें जो हैं चालू कर दी। इस मैप को मैंने विकिपीडिया से निकाला है ये समझाने के लिए आपको कि ज़्यादातर सामान जो है ये लोग कहाँ कहाँ से लाते होंगे। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कार्लिनियन, नेपिलोज और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो और अगर सिटी की बात करी जाए तो यूफ्रेटिस टाइगर्स के पास है, लेकिन अगर हम इंडस सिविलाइजेशन देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लैपिलोस पत्थर और उसके बाद सोना जो है वो यहाँ मिला करता था। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हड़प्पा वासी भी मेसोपोटामिया के लोगों के साथ बिजनेस करते होंगे, ये हमें सबूत दिखाता है ये मैप। और ऑफ कोर्स ये मैप का प्रूफ हमें दिखाती है विकिपीडिया की सही गाइडलाइंस। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ना चालू हुआ तो लोगों को समझ में ये आ गया कि जब बहुत बड़ी मात्रा में कुछ पैदा होता है तो उसे हमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है, भंडारण की ज़रूरत होती है, और भंडारण के साथ साथ हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि उस सिस्टम को सभी फॉलो करें। इसीलिए हमने राइटिंग कल्चर की शुरुआत मेसोपोटामिया में सबसे पहले देखी। कारण यही था कि बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होना चालू हुआ था, और इसीलिए जब सामान कोई शहरों के अंदर आता था बहुत बड़ी मात्रा में, या बेचने के लिए या इकट्ठा करने के लिए खुद ये लोग एक जगह पे रखते होंगे, तो उसके लिए राइटिंग कल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। क्योंकि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लकड़ी आ रही है, लोहा आ रहा है, पत्थर आ रहा है ना, धातु आ रही है, तो ये सारी चीज़ें दूसरी जगह से इंपोर्ट होती थी। जैसे कि वुड है, कॉपर है, टिन है, सिल्वर है, शेल है, स्टोन है, ये टर्की और ईरान से लाया जाता था। और लाने के बाद आपको पता होगा कि ये एक तरीके के रिसोर्स हैं जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट होना चालू हुआ, और इसीलिए ही हमने क्या कहते हैं जो सी रूट्स थे, जो नदियाँ, नाले और समुद्र थे, इनका व्यापार बिजनेस के रूप में करा। एंड दैट इज़ वाई हमें राइटिंग कल्चर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर हम रिकॉर्ड्स नहीं लिखते तो इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा एम्पायर चलाया कैसे जा सकता था। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने सबसे पहले राइटिंग कल्चर की शुरुआत करी। आप एनसीईआरटी के इस पेज पे देखेंगे तो क्ले टैबलेट 3000 BCE, मतलब जब हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे सिविलाइजेशन ने क्ले टैबलेट पे लिखना चालू कर दिया था। और लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की क्ले टैबलेट जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि शुरुआती समय में ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे, ये पिक्चर लाइक साइन बनाया करते थे। पिक्चर लाइक साइन, जैसे ऑक्स लिखना है तो ऑक्स बना दिया, ग्रेन एंड फिश लिखना है तो चित्र बना दिया, नंबर ऑफ बोट लिखना है तो नंबर ऑफ बोट की चित्र बना दिए। ये मतलब उस टाइम पीरियड पे कोई भाषा नहीं होती थी, लेकिन हम साइन के आधार पर इसका इस्तेमाल कर लेते थे। होता है ना आजकल जैसे बच्चे लोग होते हैं, साइन बता के हैप्पी एंड सैड दिखा देते हैं। मान लीजिए कि मैंने अगर ऐसा कोई साइन बनाया तो इट मीन्स दैट ये बंदा क्या है, ये बंदा हैप्पी है ना, ये साइन है। और हैप्पी मैं लिख नहीं रहा, लेकिन साइन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और ये बंदा क्या है, ये बंदा सैड है। तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे कई समय तक तो ये लोग कहीं ना कहीं 3200 तक ये लोग सिर्फ पिक्चर्स बनाते रहे। लेकिन 2600 BC आते आते इन लोगों ने सुमेरियन भाषा लिखनी चालू कर दी, और सुमेरियन भाषा जो थी वो क्यूनिफॉर्म शेप में लिखी जाती थी। और क्यूनिफॉर्म शेप हमें इस टैबलेट पे दिखाई देता है। तो क्यूनिफॉर्म शेप को बनाने का बड़ा ही आसान तरीका था। ये मिट्टी की क्ले टैबलेट लेते थे, और ऑफ कोर्स चिकनी मिट्टी थी, उस पर क्यूनिफॉर्म शेप में चीज़ों को लिख देते थे और बाद में सुखा दिया करते थे। सुखाने के बाद ये पूरी तरीके से एक प्रूफ बन जाता था। तो इसीलिए कहते हैं कि 2600 BCE, याद रखना 2600 BCE, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन ढूंढी जा चुकी थी। और इन्होंने क्यूनिफॉर्म शेप में, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं पर हम देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखते हैं, सेम ऐसा ही ये लोग सुमेरियन तो बोलते थे लेकिन क्यूनिफॉर्म शेप में
कीलाकार, वेज के आकार के जो लेटर थे ये उनमें लिखा करते थे। बाद में फिर और भाषाएं आनी चालू हुई, जैसा कि हमने पहले लेक्चर सीरीज में पढ़ा था, अकार्डियन लोगों ने भी क्यूनिफॉर्म शेप में ही बोल लिखना चालू करा। तो ये खैर अलग बात है। तो ये क्यूनिफॉर्म शेप कुछ ऐसा होता है। देखो धीरे धीरे चीज़ें बदली, जैसे कि मैं कह सकता हूँ गॉड हेवन लिखना था तो यहाँ पे कोई और किसी और तरीके से लिखता था, अशीरियंस किसी और तरीके से लिखते थे और बेबीलोनियन किसी और तरीके से लिखना चालू कर देते थे। तो मेन यही है। अब राइटिंग का इस्तेमाल किस लिए होता था? तो रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, राजा को कोई डिक्शनरी बनानी है उसके लिए, राजा को कोई लैंड ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए, राजा को कोई क्या कहते हैं किसी दूसरे राजा से कोई डीड साइन करना है, कोई संबंध साइन करना है उसके लिए, राजा को कोई अनाउंसमेंट देनी है कि पूरे के पूरे समाज में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है उसके लिए। एंड देन उसके बाद राजा को अगर कोई मैसेज भेजना है या इन्फॉर्मेशन रखनी है उसके लिए ये लोग लिखा करते थे। तो पहले क्ले टैबलेट पे पिक्चर साइन होता था, साइन ऑफ पिक्चर होते थे, लेकिन फिर फाइनली क्ले टैबलेट के ऊपर कुछ ऐसा लिखा जाने लग गया ताकि क्ले टैबलेट पे मैसेज पढ़ा जा सके। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती समय में साइन को रिप्रेजेंट करा जाता था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जैसे आज की डेट में ABCD होती है, काखा गा होता है ना, उस टाइम पीरियड पे हमारे पास कोई वोवल या कॉन्सोनेंट्स नहीं थे, इसलिए हम ऐसे पिक्चरों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि पढ़ना और लिखना काफ़ी मुश्किल होता था। जो बंदा इनको लिखता था वो बड़ा ही स्किल क्राफ्ट बंदा होता होगा जो इसको पढ़ पाता था, हर किसी के पढ़ना बस की भी नहीं थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ कन्वे विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड एंड पर्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हमारा जो हमें बोलना था वो विजुअल साउंड दिखा देता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब सिंपल शब्द कि आप हमेशा हर किसी को खड़ा नहीं कर सकते कि वो आपको सारी चीज़ें बताता रहे। ये सिर्फ रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि बाद में से कोई भी पढ़ सके। मेसोपोटामिया का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था। लिखने की शुरुआत ही कुछ ही समय पहले हुई थी। हंड्रेड ऑफ साइन एंड थाउजेंड्स ऑफ क्या कहते हैं नंबर्स होते थे जिनको अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि ये लिखा क्या है। कोई भी राजा अगर क्ले टैबलेट पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकता था या समझ सकता था, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, क्योंकि इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता था। तो ये थोड़ी सी बातें हैं बेसिक जो आपने समझनी है। और धीरे धीरे यही लेखन कला ट्रेड के अंदर इस्तेमाल होने लग गई और उसके बाद अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों ने इस राइटिंग कल्चर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। सो बेसिक था ये जो आपने समझना था। ये पूरा सिविलाइजेशन अकार्डियन, अशूरियन, अमेरिक, ये सारे लोग समय समय पे आए और भाषाओं का इस्तेमाल, राइटिंग कल्चर का इस्तेमाल इन लोगों ने करा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के और डिटेल और डिस्कस में जाएंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।